नमस्कार साथियों, वन वीक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सॉल्व पेपरों पर, जिसमें जूलॉजी के थर्ड पेपर पर हम बात करेंगे, जो कि 2015 में पूछा गया था थर्ड पेपर। उन पर हम बात करेंगे। अगर आप भी बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आप बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं तो वैसे पुराने पेपरों को देखना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये कुछ मोटिवेशन लाइन है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आरबीडी के सॉल्व पेपरों पर मैं आपके सामने जूलॉजी का थर्ड पेपर आपके सामने रख रहा हूँ, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी एवं जेनेटिक्स। पहला सवाल है आपके सामने, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं वसा की संरचना कैसी होती है? कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और वसा की संरचना। वैसे प्रोटीन की संरचना कोशिका झिल्ली में उसके संगठन के आधार पर दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। बाह्य प्रोटीन, पहली है बाह्य परिधीय प्रोटीन। ये झिल्ली की सतह पर होने के कारण इसको झिल्ली से आसानी से विलगित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए स्पेक्ट्रिन। अगली प्रोटीन है आंतरिक या समाकलन प्रोटीन। ये प्रोटीन लिपिड की द्विपरत में प्रवेश कर जाने के कारण हमेशा झिल्ली के साथ विद्यमान रहती है, उदाहरण के लिए रोडोप्सिन। अगला है कोशिका झिल्ली में वसा की मात्रा भी शामिल होती है। वसा की मात्रा होती है झिल्ली के प्रमुख लिपिड अवयव फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, गैलेक्टोलिपिड है। आंतरिक झिल्ली में लिपिड केवल फॉस्फोलिपिड के रूप में विद्यमान होती है। अगला सवाल है प्राथमिक सक्रिय अभिगमन क्या होता है? प्राथमिक सक्रिय अभिगमन में ऊर्जा की उत्पत्ति सीधे एटीपी के रूप में होती है। प्राथमिक, या फिर इसको एक अलग तरीके से इसको परिभाषित कर सकेंगे, जब किसी क्रियाविधि में रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में उपयोग होती है तो उसे प्राथमिक सक्रिय परिवहन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है टीआरएनए की द्विपरतीय संरचना का नामांकित क्षेत्र। टीआरएनए की द्विपरतीय संरचना, टीआरएनए की द्वितीयक या फिर द्विविमीय संरचना, या फिर इसे क्लोवर पत्ती मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, टीआरएनए की द्विपरतीय संरचना इस प्रकार की होती है, जिसमें एंजाइम साइड है, राइबोसोम साइड है, एंटी कोडॉन एमआरएनए रिकॉग्निशन साइड है, इसमें ग्लाइकोजन, साइटोसिन, एमआरएनए मॉलिक्यूल, कोडॉन आदि ये शामिल है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं ये पीडीएफ उपलब्ध करवा लूँगा। चौथा सवाल है सिनेप्टोनिमल संरचना को परिभाषित। सिनेप्टोनिमल संरचना को परिभाषित कीजिए। सिनेप्टोनिमल संरचना है वो सम्मिश्रण अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज में पाई जाने वाली संरचना है। कहाँ पर? सिनेप्टोनिमल मिश्रण में अर्धसूत्री विभाजन में पाई जाने वाली ये एक संरचना है। यह संरचना प्रत्येक युग्म के दो युग्मित गुणसूत्रों के बीच में पाई जाती है और जाइगोटिन पर देखी जा सकती है। ये वैसे सिनेप्टोनिमल की संरचना ये जाइगोटिन पर देखी जा सकती है। पैक्टिन पर यह संरचना और भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसमें 3 समांतर तत्व होते हैं, इनमें से 2 पार्श्व तत्व, इसके बीच में पाया जाने वाला एक केंद्रीय तत्व चिड़ीनुमा होता है। यह केंद्रीय तत्व कुछ अनुप्रस्थ तंतुओं की सहायता से पार्श्व तत्वों से जुड़ा रहता है। अगला सवाल है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, थर्ड पेपर है। कोशिका चक्र के दौरान किसी कोशिका को गो अवस्था में कब भेजा जाता है? कोशिका चक्र चल रहा है, ठीक है, मान लो कोशिका चक्र चल रहा है और उसको गो अवस्था में कब भेजा जाता है, ये सवाल कर रहा है कि गो अवस्था एक विश्राम अवस्था है और ये अवस्था शांत स्थिति में रहती है। ये इस समय कोशिका में किसी भी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं होता है, शांत अवस्था में होती है, इसलिए किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं हो। ऐसा कौन? हृदय की पेशियाँ, इसमें बिल्कुल विभाजन नहीं होता है, और तंत्रिका कोशिका इसमें भी नहीं होता, शांत अवस्था में रहती है। अगला सवाल है डाउन सिंड्रोम पीड़ित का जीनोटाइप एवं कारण बताइए। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति, उसका वैसे जीनोटाइप और उसका कारण क्या है? डाउन सिंड्रोम में 21 एसटी गुणसूत्रों या फिर क्रोमोसोम पर जेनेटिक पदार्थ का अतिरिक्त कॉपी पाई जाती है। डाउन सिंड्रोम रोग में 21 एसटी क्रोमोसोम पर जेनेटिक पदार्थ की अतिरिक्त कॉपी पाई जाती है, इसलिए इसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। अतिरिक्त जेनेटिक पदार्थ की अतिरिक्त कॉपी पाई जाने के कारण इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से जानते हैं। ये गुणसूत्रों में स्थानांतरण के कारण होता है। गुणसूत्रों में स्थानांतरण के कारण ये डाउन सिंड्रोम रोग होता है। अगला सवाल है
गुणसूत्रों की संरचना में बदलाव की वजह से होने वाली आनुवंशिक 3 बीमारियों के नाम। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होने से आनुवंशिक बीमारी होती है, वो कौन कौन सी? उन बीमारियों के 3 बीमारियां हैं, वोल्फ हायरसन, जैकब सिंड्रोम और चारकोट। वोल्फ हायरसन, जैकबसन सिंड्रोम और चारकोट, ये गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण जेनेटिक बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है। अगला सवाल है, पूरक जीन अंतक्रिया में जीनोटाइप का अनुपात बताइए। पूरक जीन अंतक्रिया में जीनोटाइप है वो 9:3:3:1 के रूप में पाया जाता है। ऊँटों में पाई जाने वाली कलंगी की आकृति के लिए 2 जीन उत्तरदायी होते हैं। इसमें से एक जीन द्वारा रोज कलंगी तथा दूसरे जीन द्वारा पी कलंगी। इनमें से प्रत्येक जीन में सिंगल कलंगी के ऊपर प्रभावी होता है, परंतु जब इन दोनों को परस्पर मिलाया जाता है तो नया लक्षण वॉलनट बनता है। वो किस प्रकार है? वॉलनट, रोज, पीक, सिंगल, ये सारे के सारे अनुपात में दिए हुए हैं, 9:3:3:1। ये 9 है, वॉलनट है, रोज है, पी है और ये सिंगल है। अगला सवाल है, 9वां सवाल है, संपूरक जीन अंतक्रिया क्यों होती है? संपूरक जीन अंतक्रिया 2 जीनों के बीच संपूर्ण होना, जीनों की पारस्परिक क्रिया का उदाहरण। 2 जीनों के बीच में संपूर्ण होना जीनों की वैसे पारस्परिक क्रिया का उदाहरण। इसमें एक विशिष्ट लक्षण के रूप को उत्पन्न करने के लिए दोनों जीनों का होना आवश्यक है। एक विशिष्ट लक्षण को उत्पन्न करने के लिए दोनों जीनों का होना आवश्यक है। जब श्वेत पुष्प वाली मीठी मटर के 2 प्रभेदों में संकरण किए जाते हैं, जब दो श्वेत पुष्प वाली मीठी मटर के प्रभेदों में संकरण करवाया जाता है तो F1 पीडी में रंगीन वैसे संतति प्राप्त होती है, लेकिन F1 से F2 पीडी में प्राप्त पीडी रंगीन पुष्प वाले और सफेद पुष्प वाले 9:7 के साथ 9 और 7 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। यह भी 9:3:3:1 अनुक्रिया को रूपांतरण है। अगला 10वां सवाल है, लास्ट एंड फाइनल, वोबल परिकल्पना से आप क्या समझे? वोबल परिकल्पना ऐसे क्या थी? आनुवंशिक कूट के अध्ययन से पता चलता है कि किसी भी कोडोन की तीसरी न्यूक्लियोटाइड उसकी विशिष्टता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं होती। वोबल परिकल्पना क्या कहती है कि आनुवंशिक कूट के अध्ययन से यह पता चलता है कि किसी कोडोन की तीसरी न्यूक्लियोटाइड है वो उस कोडोन की विशिष्टता के बारे में बिल्कुल भी महत्व वो नहीं बताती। लेकिन कोडोन का महत्व कौन बताता है? बल्कि यह विशिष्टता है वो 2 न्यूक्लियोटाइड द्वारा निर्धारित नहीं की जाती। ये कोडोन की विशिष्टता पहली 2 न्यूक्लियोटाइड्स द्वारा ही निर्धारित की जाती है। कौन सी? पहली 2 न्यूक्लियोटाइड द्वारा निर्धारित की जा सकती है, लेकिन पहली वाली से ये नहीं की जा सकती है। इसी कारण एक ही आरएनए ऐसे एक से अधिक कोडोन एक ही अमीनो अम्ल के लिए पहचाने जा सकते हैं जो केवल तीसरे स्थान पर आपस में एक दूसरे से भिन्न है। इसमें तीसरे स्थान पर क्षारकों के युग्मन में वोबलिंग होता है और एक स्थानीय युग्मन नहीं हो पाता। इस परिघटना को क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1965 में वोबल परिघटना के रूप में प्रस्तुत किया। वोबल परिघटना को किसने प्रस्तुत किया? क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1965 में प्रस्तुत किया था। वैसे आनुवंशिक लक्षणों की वो कोडोन के बारे में विशिष्टता को बताता है, वो उसकी विशिष्टता न्यूक्लियोटाइड की दूसरी परत बताती है, उसके बारे में ये अध्ययन। इस क्लास को आप दोबारा एक बार रिवीजन कर दीजिए ताकि आपको परफेक्ट समझ में आ सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वे भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।